जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, सुबह आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और उस इंग्लिश की पेपर की तैयारी के क्रम में आज हम लोग अंतिम प्रहार देखेंगे। आप लोग एक बार फास्ट रिवीजन यानी क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को ये करवाया जा रहा है, जिससे कि आप पूरे पेपर कुछ समझ सकें। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप लोग उसे कर सकें, और यकीन मानिए आपको यहाँ से बेहतर मिलने वाला है, आपका बढ़िया पेपर जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर कह रहा है बच्चों कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए प्रश्न को पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वी वेंट फॉर ए वॉक इन द कंट्री। वी वेंट फॉर ए वॉक, हम एक भ्रमण के लिए गए, इन द कंट्री मतलब देश में, हम देश में एक भ्रमण के लिए गए। वी वेंट टू सी एन एक्सिबिशन इन द टाउन, हम शहर में एक प्रदर्शनी देखने गए। एक्सिबिशन मतलब प्रदर्शनी। वी सा ए टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्रीज, हमने घने आम के पेड़ों से घिरे हुए एक मंदिर को देखा। इट वॉज हेल्ड इन ए ग्रीन पार्क, यह एक हरे पार्क में स्थित था। द पार्क वॉज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप्स, वो पार्क सुंदर दुकानों से सुसज्जित था, घिरा हुआ था। लाइट एंड सॉन्ग फिल्ड द होल एटमॉस्फेयर, प्रकाश और गीत पूरे वातावरण को भर रहे थे। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स फिल्ड द एयर, पक्षियों की चहचहाहट हवा को भर रही थी, हवा को ताज़ा कर रही थी। एट ए डिस्टेंस, एक दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, मैन एंड वोमेन वेयर वॉकिंग इन द फील्ड्स, पुरुष और महिलाएं उस क्षेत्र में घूम रहे थे। दे वेयर क्राउडिंग द स्टॉल्स, वे दुकानों पर भीड़ लगाए हुए थे। स्मॉल चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग अंडर द ट्रीज, छोटे छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे। दे वेयर सिटिंग ऑन द मेरी गो राउंड, वह एक गोल गोल, मेरी गो राउंड मतलब गोल गोल चलने वाले झूले पर बैठे हुए थे। सम वोमेन वेयर एट ए वेल ड्राइंग वाटर, कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी निकाल रही थी। सम बॉयज एंड गर्ल्स वेयर लुकिंग एट ए स्मॉल ओपन सर्कस, कुछ लड़के और लड़कियां एक छोटे से खुले हुए सर्कस को देख रहे थे। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, सब कुछ हरियाली से परिपूर्ण और शांतिपूर्ण था। ऑल वाज ब्राइट एंड गे, सब कुछ चमकदार और प्रसन्नतापूर्ण था। अब यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन ए ग्रीन पार्क, कौन मतलब क्या उस मंदिर को क्या घेरे हुए था जो एक हरे पार्क में स्थित था। बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियां घेरे हुए थे, या ब्यूटीफुल शॉप्स मतलब सुंदर सुंदर दुकानें थीं, या फिर लाइट एंड सॉन्ग प्रकाश और गीत थे, या मैंगो ट्रीज मतलब आम के पेड़ थे। क्या थे बच्चों? तो उसमें अगर हम लोग देखें तो थिक मैंगो ट्रीज मतलब घने आम के पेड़ थे, तो इसलिए आप लोगों का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऑल वाज ग्रीन एंड ब्यूटी पीसफुल, मतलब सब कुछ हरा और शांत था। ऑल वाज ब्राइट एंड गे, सब कुछ चमकीला यानी चमकदार और प्रकाशपूर्ण था, प्रसन्नतापूर्ण था। व्हाट डज इट सजेस्ट, इसका अर्थ क्या है? नॉइजी एटमॉस्फेयर मतलब कि शोर शराबा युक्त वातावरण, या फिर सेंसेशनल एटमॉस्फेयर मतलब भावनात्मक वातावरण, या फिर कॉसी एटमॉस्फेयर मतलब हो हल्ला वाला,
या अनहेल्थी एटमॉस्फेयर, मतलब कि अस्वास्थ्यकारी वातावरण। तो बच्चों इसमें कैसा था, सेंसेशनल एटमॉस्फेयर था, मतलब कि भावुक यानी भावनाओं से परिपूर्ण वातावरण था। अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। सिटी का जो यानी शहर का विलोम क्या है, तो कंट्री होगा या फिर एक्सेप्शन होगा या एटमॉस्फेयर होगा या अर्बन होगा। अर्बन मतलब तो शहरी होता है, अर्बन का मतलब शहरी, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण और एक्सेप्शन मतलब प्रदर्शनी, मैंने बताया ही है आप लोगों को पढ़ाते समय पैसेज को। और कंट्री मतलब देहात क्षेत्र भी होता है और देश भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। अगला पैसेज फिर एक है, कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था, बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल, क्योंकि उसके लड़के सदैव झगड़ा करते रहते थे, विद वन अनदर, एक दूसरे से। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, उसने उन्हें अपने पास बुलाया, एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें एक साथ बंधे हुए छड़ी यानी डंडों का या लाठियों का एक बोझ दिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, कि क्या उनमें से कोई भी उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने उसके बाद फिर दूसरे ने प्रयास किया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, फिर उसने उस बंडल को, बोझे को खोल दिया, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग अलग तोड़ने के लिए बताया। दिस मतलब इसे, दे डिड इजली, उन्होंने आसानी से कर दिया, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, और सभी छड़ियाँ जल्द ही टुकड़ों में तोड़ दी गईं। दस ही टॉट देम, इस प्रकार से उन्होंने बताया, उसने बताया, दैट यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग, कि एकता में वह मजबूत होंगे, बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन अनेकता में वह हमेशा कमजोर होंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। तो इससे संबंधित प्रश्न कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि, हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, उसके बेटे उसके साथ कभी कभी लड़ते थे, या फिर हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके बेटे अपने मित्रों से लड़ते थे, या फिर हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बेटे सदैव एक दूसरे से लड़ते थे, या हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके बेटे नहीं लड़ते थे। तो क्या हुआ बेटा, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगला प्रश्न क्या है, इसी में से पूछा गया है, पैसेज से ही संबंधित, कह रहा है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। इट मीन्स ही वाज, इसका मतलब है वो था, क्या था, हैप्पी था या हेल्पफुल था या एंग्री था या फिर सैड था। तो क्या था बच्चों, सैड था, क्योंकि डिस्ट्रेस का सिनोनिम्स है और यही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, इस पैसेज में कौन सा शब्द वीक का यानी कमजोर का अपोजिट है। डिस्ट्रेस्ड है या क्वेरल्ड है या फिर स्ट्रांग है या फिर डिसयूनाइटेड है। तो इसमें कौन सा है बच्चों, तो इसमें आपका है स्ट्रांग। वीक मतलब कमजोर और स्ट्रांग मतलब शक्तिशाली। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। अब यहाँ से कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें कह रहा है हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर, उसके मित्र, अब यहाँ डॉट डॉट होना चाहिए, हमने थोड़ा सा मिस हुआ है हमसे टाइपिंग में, तो यहाँ डॉट डॉट रहेगा। अब बिफोर ही रीच्ड देयर तो क्या होगा बच्चों, गोज होगा या वेंट होगा या हैड गॉन होगा या विल बी गोइंग होगा। ही रीच्ड देयर, वो वहाँ पहुँचा, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, किसमें है, पास्ट इंडिफिनिट में है।
तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी हैड गॉन लग जाएगा और आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, ये तुम और कुछ भी नहीं चाहते हो तो यू आर आप हैं, क्या हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं या डिससेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइंग हैं या सेटिस्फाइड हैं। तो भैया जब आप, ये सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, ये होता है असंतुष्ट और ये होता है संतुष्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड। तो आप क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं यानी कि संतुष्ट हैं। आप क्या हैं बच्चों, तो आप संतुष्ट हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रीअरेंज द, क्या कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आप जो नीचे शब्द समूह दिया गया है उसे एक पुनः व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बना दीजिए। तो चलिए बना देते हैं भैया, क्या दिक्कत है इसमें। कह रहा है सी फिर लॉट ए मनी ऑफ बोरोड हैज देम फ्रॉम। अब क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में तो सी होगा, तो जहाँ जहाँ पर सी नहीं है सब्जेक्ट के रूप में उसको काट दीजिए। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या के बाद में हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है और बोरोड वर्ब हो जाएगा, तो सी हैज उसके बाद बोरोड। आपका अभी यही चल रहा है, ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, यही आपका सही भी है, पहला वाला गलत है क्योंकि असर्टिव बन रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, वो तो सही है, उसके तुरंत बाद वर्ब होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द गलत है, इम्पोर्टेंट गलत है या इम्पोर्टेंस गलत है या इम्पॉसिबल गलत है या फिर इम्पैक्ट गलत है। तो बच्चों देखिए इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट में अगर देखें तो कन्फर्म हो जाएगा कि कोई एक गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो इम्पोर्टेंट में ई एन टी नहीं होता है, ए एन टी होता है, आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, एक उचित प्रीपोजिशन से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, फल बांट दिए गए थे, दोज 5 बॉयज, 5 लड़कों के बीच में। अब यहाँ इन होगा या बिटवीन होगा या इनटू होगा या एमोंग होगा। इन इनटू यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बिटवीन अगर केवल 2 के बीच में होता तो बिटवीन का प्रयोग होता, जो कि यहाँ पर 5 लड़कों के बीच में कह रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, एमोंग का प्रयोग होगा। 2 से अधिक संज्ञाएं होंगी तो वहाँ एमोंग का प्रयोग होगा। अगला आप लोगों का कह रहा है प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल, प्रिया ने अपना लंच समाप्त कर दिया अब घंटी के पहले। तो क्या होगा, रिंग्स होगा या हैड रंग होगा या वाज रिंगिंग होगा या रैंग होगा। अब देखो यहाँ पर पहला आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो जब एक पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और रैंग हो जाएगा आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है पीपुल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड, वह लोग जो कोई भी भाषण सुनते हैं या देखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिसनर्स कहा जाता है यानी श्रोता, या वॉचर्स यानी देखने वाले, या फिर हियरर्स मतलब सुनने वाले, या ऑडियंस। तो बच्चों सुनना और देखने दोनों का काम करते हैं दर्शक गण या श्रोता गण। ठीक है, तो ये आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। वाज है, बॉर्न है, आई है, वेयर है, द प्लेस है, इज है, दिस है। अब देखिए आई सब्जेक्ट के रूप में है तो पहले आई को रखो, आई कहाँ पर है तो कहीं पर नहीं है। अब देखिए तो दिस को पहले लाइए, दिस भी तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, आई नहीं आया तो दिस आ सकता है, तो दिस हो जाएगा इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न, आपका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत है, एक्सेशन है या एक्सेसिबल है या फिर एसेसरी है या फिर एक्सराइज है। क्या है बच्चों, तो इसमें एक्सराइज ही गलत है, आर वो आई जेड ई होना चाहिए, आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा।
अब इसमें कह रहा है कि आपको जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, एक उचित प्रीपोजिशन से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें कह रहा है अंकित इज वरीड हिज फेलियर, तो क्या होगा, इन होगा या इनटू होगा, ओ सॉरी ऑफ होगा या इनटू होगा या अबाउट होगा। तो भैया अपनी असफलता के बारे में चिंतित है, इसलिए अबाउट होगा। अंकित इज वरीड अबाउट हिज फेलियर। अगला प्रश्न कह रहे हैं, एक बार आप लोग बच्चों ज़बरदस्त तरीके से देखिए, आपका जो प्रश्न था बहुविकल्पी इतना अभी यहाँ पर है, इसके बाद और भी है, पैसेज है। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग इसे ज़ोरदार तरीके से शेयर भी कर दीजिए, अपने सभी मित्रों के पास पहुँचा दीजिए, फ़ोन करके जगा दीजिए, जिससे कि सबका क्वेश्चन हो जाए, सभी लोग पढ़ ले जाएं। रीड द पैसेज गिवन बेलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसमें कह रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया था और डाकघर पे मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने मालिक के पास दिल से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के अपने कार्यकाल के रूप में कभी नहीं, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने उस पते को कभी नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमेबल फेलो, डाक बाबू जो कि एक मोटा मित्रवत व्यवहार का व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, ने भी हंसना शुरू किया। अमेबल मतलब फ्रेंडली होता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने मेज पर उस पत्र को खोलते हुए कमेंटेड मतलब टिप्पणी किया या कहा, क्या कहा, व्हाट फैथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास हो। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ये करेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, भगवान के साथ एक पत्राचार का कार्य शुरू करते हुए। अब क्वेश्चन दिया गया, द पोस्टमैन शोड टू हिज बॉस, डाकिये ने अपने मालिक को दिखाया, क्या दिखाया था, ए पेन या फिर एन इंक पॉट या ए स्टाम्प पेपर या फिर ए लेटर, क्या दिखाया बच्चों, तो उसे एक लेटर दिखाया था जिस पर भगवान का पता लिखा हुआ था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, द पोस्ट मास्टर वाज, यानी डाक बाबू था, कैसा था, ए फ्रॉड था या फिर एन अमेबल फेलो था या एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉय था या डिसऑनेस्ट पर्सन था। तो बच्चों अमेबल फेलो कहा गया, फैट अमेबल फेलो मतलब मोटा भी था और साथ ही साथ मित्रवत था, यानी कि फ्रेंडली था, क्या था, तो फ्रेंडली था। अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है, अब फिर पैसेज है इसमें, जिसमें क्या है, बट देन, लेकिन तभी, आई स्लोली सा, मैंने धीमे धीमे देखा, दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये न केवल मेरी स्वतंत्रता थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जो छीन ली गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसा दिखता था, उसकी भी छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वही समय था जब मैंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। एंड दैट इज़ व्हेन, और ये वही समय था जब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे खुद की स्वतंत्रता की चाह, भूख, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे जनता की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी भूख बनी। टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने एक डरने वाले व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया,
द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, उनके देश में काले लोगों की स्वतंत्रता थी। क्या थी भैया? सैंक्शनड मतलब प्रदान कर दी गई थी, या कर्टेल्ड यानी छीन ली गई थी, या फिर सपोर्टेड मदद किया गया था, या फिर अपोज्ड मतलब दबा दिया गया था। तो क्या हुआ था? कर्टेल्ड मतलब छीन लिया गया था। इसमें आपको स्पष्ट रूप से पैसेज में कहा गया है। अगला प्रश्न है, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, उस जो ऑथर था यानी लेखक था, उसने बड़ी भूख महसूस किया किसके लिए? द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की स्वतंत्रता के लिए, या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपनी जनता की स्वतंत्रता के लिए, या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की स्वतंत्रता के लिए, या फिर द फ्रीडम ऑफ हिज नाइबर्स, अपने पड़ोसियों की स्वतंत्रता के लिए। तो अपनी जनता की स्वतंत्रता की चाह उसके अंदर जगी थी। किसकी स्वतंत्रता की? अपनी जनता की स्वतंत्रता की चाह उसके अंदर जगी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ से कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्या है आपका पहला विकल्प, पहला प्रश्न क्या है? द पोस्टमास्टर वाज ए अमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर एक मित्रवत व्यक्ति था। अमिएबल का आपको सिनोनिम्स बताना है, रूड होगा, या फ्रेंडली होगा, या लेजी होगा, या फिर फैट होगा। तो क्या होगा बच्चों? फ्रेंडली होगा। क्या होगा? फ्रेंडली आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी, एनी फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी इज़ फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, वह एक डायरी रखने की शौकीन है, या फिर सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उसके पास बातचीत करने के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई भी मित्र नहीं है, या फिर सी वांट्स टू कीप ए रिकॉर्ड इन इट, वह इसमें एक रिकॉर्ड रखना चाहती थी, या फिर मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, मिस्टर कीसिंग उसके मित्र ने उसके एक अध्यापक ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। तो आपको याद होगा एनी फ्रैंक वाले पाठ में बताया गया कि उसके परिवार में लगभग 30 परिवार थे, 30 सदस्य थे, लेकिन कोई भी उसका ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वो अपनी भावनाओं को कह सके। अगला प्रश्न कह रहे हैं द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? राइस है यानी चावल, या फिर कॉफ़ी है, या फिर टी है, या स्पाइसेस यानी मसाले हैं। तो बच्चों कुर्ग, कुर्ग जो कि आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है उसमें बताया गया है, थर्ड पार्ट है उसमें बताया गया है कि कुर्ग काफ़ी प्लांटेशन के लिए और वर्षावनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला कह रहे हैं कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं? द वे ए क्रो, मतलब रास्ते में एक कौवे ने, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोरा, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से, यानी रास्ते में एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कणों को झकझोर कर गिराया। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा हुआ था? कुक्कू यानी कोयल, या फिर ए स्पैरो एक गौरैया, या ए पीजन एक कबूतर, या फिर एक क्रो मतलब एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? एक कौवा बैठा हुआ था। डी वाला विकल्प आपका, सॉरी बी नहीं, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये हेमलॉक ट्री यानी एक धतूरे के पेड़ के नीचे, या फिर अंडर ये बनियान ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर अंडर ये पीपल ट्री एक पीपल के पेड़ के नीचे, या अंडर ये नीम ट्री एक नीम के पेड़ के नीचे। तो कहाँ था बच्चों? अंडर ये हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ के नीचे वह खड़ा हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है प्रश्न। उससे पहले एक बार सभी लोग लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया, क्या दिया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियाँ, या फिर चॉकलेट्स दिया, या फिर नो फूड फॉर 2 days मतलब 2 दिनों के लिए कोई भोजन नहीं दिया, या फिर इंजेक्शन एंड मेडिसिन मतलब इंजेक्शन और दवाइयाँ दी। तो क्या हुआ था बच्चों, 2 दिनों के लिए उसे कोई भी भोजन नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी। चोर की कहानी का लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ऑफ के जगह पर इन होता तो अनिल हो जाता। तो कौन हो जाता बच्चों, अनिल, अगर ऑफ के जगह पर इन होता। लेकिन यहाँ पर हमसे कहानी का लेखक पूछा गया है, तो कौन है, रस्किन बॉन्ड है, या अनिल है, या हरी सिंह है, या अनिल फ्रेंड। तो हरी सिंह तो चोर था, अनिल कहानी में लेखक था, लेकिन रस्किन बॉन्ड इस कहानी के लेखक थे। तो आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग। आइपिंग में ग्रिफिन कहाँ ठहरे थे, इन एन इन मतलब एक सराय में, या इन ए चर्च एक चर्च में, या इन ए होटल यानी एक होटल में, या फिर इन ए टेम्पल एक मंदिर में। तो कहाँ थे बच्चों, एक सराय में थे, इन एन इन, क्या हो जाएगा, इन एन इन। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है और कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वही चीज़ है। अब यहाँ से देखते हैं, बेकिंग वाज इंडीड ये प्रॉफिटेबल इन डॉट डॉट है इन द ओल्ड एज। मतलब बेकिंग कहाँ पर कैसा था, प्रॉफिटेबल लाभदायक में क्या था, सेवा थी, सर्विस यानी या फिर जॉब अर्थात नौकरी था, या बिजनेस यानी व्यापार था, या फिर प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय था। तो प्रोफेशन था बच्चों, ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होगा। आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बोधिधर्मा ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड्स। बोधिधर्मा एक बुद्ध भिक्षुक ने अपने पलकों को काट दिया था, बिकॉज क्योंकि, क्यों काटा, ही वाज ए लॉन्टिक, या फिर ही वाज ए स्टूपिड, या ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, या ही वाज ए फूल, वह एक मूर्ख था। तो बच्चों क्या था, वह ध्यान के दौरान निद्रा महसूस करता था, इसलिए उसने अपनी आँख के पलकों को ही काट दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फॉर द फर्स्ट 20 आवर, पहले 20 घंटों के लिए, मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर। मिजबिल ना तो सभ्य था, ना ही क्या था, हेल्पफुल था, या फ्रेंडली, या अपोज्ड, या फिर सपोर्टिव। तो क्या बच्चों, फ्रेंडली, ना तो वह मित्रवत रहा और ना ही सभ्य रहा। अगला प्रश्न आपका वही चीज़ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, कोई मतलब नहीं। यहाँ से देखिए, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरेस डेनबी थॉट। होरेस डेनबी को किस प्रकार का नागरिक माना जाता था, डिसऑनेस्ट माना जाता था यानी बेईमान, या फिर काइंड हार्टेड यानी दयालु, या फिर पुअर यानी कि गरीब, या फिर ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार। तो होरेस डेनबी को क्या माना जाता था बच्चों, तो होरेस डेनबी जो था उसे एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार व्यक्ति माना जाता था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बाई हुम मतलब किसके द्वारा, है वाज होरेस डेनबी ट्रिक्ड। होरेस डेनबी को किसके द्वारा फंसाया गया था, ए हैंडसम बॉय होगा यानी एक खूबसूरत लड़का, या फिर ए यंग बॉय यानी एक युवा लड़का, या फिर एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, या फिर एक क्लीवर यंग लेडी यानी एक चालाक युवती। तो कौन था बच्चों, एक चालाक युवती थी जिसने उसे फंसा दिया था और खुद पूरा माल लेकर के चली गई थी, चोरी का सामान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज। ग्रिफिन ने बदले में क्या किया, व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जब उसके मकान मालिक ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया था तो उस समय उसने क्या किया था। तो जब क्या किया, लेफ्ट द हाउस यानी घर छोड़ दिया, या बिगेन टू एब्यूज़ यानी गाली देने लगा, या फिर सेट फायर टू द हाउस मतलब घर में आग लगा दी, या स्टार्टेड जंपिंग कूदने लगा। तो क्या किया था बच्चों, ये सेट फायर टू द हाउस मतलब घर में उसने आग लगा दिया था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मिसेज हॉल, एक मिनट, हाँ, मिसेज हॉल वाज कन्विंस्ड, मिसेज हॉल समझ गई थी,
श्रीमती हाल समझ गई थी दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई, कि वह कमरा डरावना था। किसके द्वारा डरावना था? स्पिरिट्स यानी आत्माओं के द्वारा, या इविल साउल्स यानी बुरी आत्माओं के द्वारा, या डेड बॉडीज यानी मृतकों के द्वारा, लाशों के द्वारा, या फिर दोज मतलब उन सब के द्वारा। तो कौन थे बच्चों? इविल साउल। वो समझ गई थी कि यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा यानी बुरी आत्माओं का प्रभाव था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है वन थिंग, एक चीज, दैट रिचर्ड एवराइट कुड डू, जो रिचर्ड एवराइट कर सकता था, वो क्या था? प्ले फुटबॉल यानी फुटबॉल खेल सकता था, या फिर कलेक्ट थिंग्स यानी चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था, या स्विम एक्रॉस मतलब पूरा आर पार तैराकी सीख सकता था, या फिर प्ले बेसबॉल यानी बेसबॉल खेल सकता था। तो क्या कर सकता था बच्चों? कलेक्ट थिंग्स मतलब वो चीज़ों को एकत्रित कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था। एक बार सभी लोग ज़ोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब यहाँ से आता है डिस्क्रिप्टिव वाला। डिस्क्रिप्टिव में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसमें देखो क्या पूछ रहा है भैया, द बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर, हमारी जनसंख्या का एक झुंड, एक समूह गरीब है, एंड लिटरेट और निरक्षर है। दियर सॉरी कंडीशन पोजेज ए प्रॉब्लम, उनकी जो ये दुखद स्थिति है वो एक प्रकार की समस्या बनाए रखती है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ दियर इज ए शॉर्टेज ऑफ टीचर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन, मतलब वयस्कों की शिक्षा के लिए अध्यापकों की कमी है। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ द एडल्ट्स फील शाई ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न एट ए लेट एज, जो वयस्क हैं वो अधिक उम्र पर सीखना शुरू करने में क्या करते हैं? शर्म महसूस करते हैं। एंड अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रन, और बच्चों जैसा कक्षाओं में जाने में भी शर्म महसूस करते हैं। मोर इवर, इससे भी अधिक, द एडल्ट विलेजर्स हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर फॉर अटेंडिंग क्लासेस, जो ग्रामीण वयस्क हैं उनके पास क्लासों में, कक्षाओं में जाने के लिए समय भी बहुत कम है, यानी ना के बराबर है। द जॉब ऑफ ए फार्मर इज वेरी स्ट्रेनस, जो किसानों का जो काम है बहुत ही परिश्रमी है। एंड ही नीड्स एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, और इसलिए उसे पर्याप्त मात्रा में आराम की आवश्यकता होती है। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, ही फाइंड्स दैट, वो पाता है कि व्हाट इज टॉट एट एडल्ट सेंटर्स, कि ऑफ एजुकेशंस, कि शिक्षा के जो वयस्कों का केंद्र पर जो उन्हें सिखाया जाता है, हैज़ नो बेयरिंग ऑन हिज डेली नीड्स, उनकी दैनिक आवश्यकताओं में कोई भी उपयोग नहीं है। एंड देयरफॉर, और इसलिए, ही हैज़ बिकम साइनिकल अबाउट एडल्ट एजुकेशन, वह वयस्कों की शिक्षा के प्रति एकदम से शून्य है, निष्क्रिय बन गया है। इट इज नेसेसरी टू मेक एडल्ट एजुकेशन इन विलेजेस एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, मतलब गांव की यानी ग्रामीण वयस्कों को कृषि आधारित शिक्षा, वयस्क शिक्षा के लिए कोई उपाय बनाना चाहिए। सो एज टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, ताकि ये अधिक अर्थपूर्ण हो सके फॉर द फार्मर, किसानों के लिए। इन टाउन्स, शहरों, एंड सिटीज़ मतलब कस्बों और शहरों में, आल्सो माने भी, एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड, जो वयस्कों की शिक्षा है वो कार्य आधारित होनी चाहिए। इट शुड कंप्राइज टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये एक प्रकार की ऐसी प्रथा का निर्माण करेगा, इन व्हिच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर साइड बाय साइड, जिसमें मतलब सीखना और कमाई दोनों साथ साथ चल सकें। Efforts should be made to discourage the tendency of the village folk to migrate to the towns, जिससे जो गांव के वयस्क हैं उन्हें शहरों में झुंड के रूप में ना जाना पड़े, प्रवास ना करना पड़े, वो अपने यहाँ रोजगार प्राप्त कर सकें। अब देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डज एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट ए लेट एज,
एक अधिक उम्र पर एक वयस्क सीखने में शर्म क्यों महसूस करता है? तो एन एडल्ट फील्स शाई ऑफ लर्निंग एट ए लेट एज। एक वयस्क अधिक उम्र पर सीखने में शर्म महसूस करता है बिकॉज क्योंकि दे हैव टू अटेंड क्लासेस लाइक चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों की जैसी कक्षाएं लेनी होती हैं, which कैन बी एम्बेरेसिंग फॉर देम, जो उनके लिए शर्मिंदगीपूर्ण हो सकती है। अब बी वाला इसमें पूछ रहा है कि व्हाई डज ए फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। एक किसान को आराम की आवश्यकता क्यों होती है? किसान को आराम की आवश्यकता क्यों होती है? तो ए फार्मर नीड्स रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एक किसान को आराम की आवश्यकता होती है बिकॉज क्योंकि देयर जॉब इज़ वेरी स्ट्रेनस, क्योंकि उनका कार्य बहुत तनावपूर्ण होता है। रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट एंड एनर्जी, जिसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में शारीरिक ऊर्जा और प्रयासों की आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है सी नंबर, इन टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब कस्बों और शहरों में एडल्ट एजुकेशन नीड्स टू बी मेड वर्क बेस्ड, कि मतलब जो वयस्कों की शिक्षा है वो कार्य आधारित होनी चाहिए। व्हाट मीनिंग डू यू ड्रा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, आप इस कथन से क्या समझते हैं? द स्टेटमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज़ वही चीज़ है कि मतलब कार्य आधारित शिक्षा कस्बों और शहरों में होनी चाहिए, इसका मीन्स मतलब अर्थ है दैट एडल्ट एजुकेशन इन अर्बन एरियाज़, की शहरी क्षेत्रों में जो वयस्क शिक्षा है शुड बी डिज़ाइन टू टीच स्किल्स, उन्हें कुशलता यानी योग्यता सिखाने के ऊपर आधारित होनी चाहिए, एंड नॉलेज और ज्ञान दैट आर रिलेवेंट टू द जॉब्स, जो उनके कार्यों के प्रति समकक्षी हो, एंड ऑक्यूपेशंस और व्यवसाय के प्रति हो ऑफ द एडल्ट्स, उन वयस्कों के लिए, अलाउइंग देम टू अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम, जो उन्हें कमाई करने और सीखने की अनुमति एक समय पर ही देता है। डी नंबर में आपसे पूछ रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ बोल्ड। बोल्ड मतलब साहस, तो इसका अपोजिट इस पैसेज में कौन सा शब्द है? तो भैया कौन सा शब्द है? साई मतलब शर्मीला। क्या है? साई है, यानी कि शर्मीला है। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से बच्चों। अब हम लोग देखते हैं राइट ए लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग व्हाई यू कुडंट गेट गुड मार्क्स इन साइंस। आप अपने पिताजी को ये समझाते हुए एक पत्र लिखिए कि आप साइंस में यानी विज्ञान के पेपर में अच्छे अंक क्यों नहीं पा सके। तो चलिए देखते हैं। डियर डैड, प्यारे पिताजी, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट माई साइंस मार्क्स फ्रॉम लास्ट टर्म। पिछली कक्षा में मैं आपसे विज्ञान के अंकों के बारे में बात करना चाहता था। आई डिडेंट डू, मैं नहीं कर पाया, एज वेल एज आई होप, और साथ ही मैं आशा करता था, एंड आई नो, और मैं जानता था, यू आर प्रोबेबली डिसअपॉइंटेड, प्रोबेबली मतलब संभवतः या शायद कि आप शायद निराश थे। टू बी ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी दर्शाते हुए, आई फाउंड सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, मैंने भौतिक विज्ञान की कुछ अवधारणाओं को पाया है, एंड केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान के प्रेटी टफ मतलब कठिन। मैंने ईमानदारी पूर्वक कहूँ तो मैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कुछ अवधारणाओं को कठिन पाया है। टू रैप माई हेड अराउंड, जो मेरे सिर को घुमा देते थे। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, आई डिडेंट पुट इन इनफ एफर्ट इनटू स्टडिंग, कि मैंने अध्ययन के दौरान भी पर्याप्त प्रयास नहीं किया है फॉर द टेस्ट, परीक्षाओं के लिए, टेस्ट परीक्षा के लिए। आई आल्सो स्ट्रगल्ड विद मीनिंग माई टाइम बिटवीन साइंस एंड माई अदर सब्जेक्ट्स। मैं मैनेजिंग, शायद मीनिंग नहीं मैनेजिंग है, मैं विज्ञान और अपने अन्य विषयों के बीच में समय प्रबंधन के लिए भी संघर्ष करता रहा। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, कि इसका कोई बहाना नहीं है। एंड आई शुड हैव आस्क्ड फॉर हेल्प सूनर, और मुझे जल्द ही इसके लिए मदद लेनी चाहिए थी। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट हाउ आई कैन टर्न थिंग्स अराउंड, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे सही करूँ। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट गेटिंग एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम माई टीचर, और मैं अपने
अध्यापकों से अतिरिक्त मदद करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आई वांट एंड पुटिंग इन मोर टाइम टू स्टडी, और अध्ययन में अधिक समय लगा सकूं। आई वांट टू डू बेटर नेक्स्ट टर्म, अगली परीक्षा में मैं अच्छा प्रयास करना चाहता हूँ। एंड मेक यू प्राउड, और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। कैन वी टॉक अबाउट दिस, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। व्हेन यू हैव ए चांस, जब आपको अवसर मिले। आई वैल्यू योर एडवाइस एंड सपोर्ट, मैं आपकी सलाह और मदद को बहुत ही अधिक मूल्य देता हूँ। योर लविंगली, आपका प्रिय XXX। अब यहाँ पर आपने पूरा विवरण बता दिया कि आपका आगे का प्लान क्या है, आपने नंबर क्यों कम पाया, इस सब के बारे में आपको अपने पिताजी से चर्चा करनी थी। अथवा मान लो आप उसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसे लिख लेना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, कि वह आपकी कक्षा को कुछ और अतिरिक्त फर्नीचर प्रदान कर सकें। आंसर में क्या है बच्चों, टू द प्रिंसिपल मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, PNSIC मतलब पद्म स्मृति अच्छा इंटर कॉलेज दुल्हापुर पद्मनाथ शुक्ला इंटर कॉलेज, इसका क्या होगा बच्चों, या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी कॉलेज का नाम लिख दीजिए, नो इशू। बस ये ध्यान रखना आप गोंडा के हैं तो डिस्ट्रिक्ट गोंडा डाल देना। गोंडा की किसी भी कॉलेज का नाम आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से सटीक सही वाला ही डालें। सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल फर्नीचर इन क्लास, कक्षा में अतिरिक्त फर्नीचर के लिए प्रयास है। रिस्पेक्टेड सर, श्रीमान जी, आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं छात्रों की तरफ से आपको एक पत्र लिख रहा हूँ। ऑफ क्लास 10th मतलब कक्षा 10 के, टू काइंडली रिक्वेस्ट एडिशनल फर्नीचर फॉर आवर क्लासरूम, हमारी कक्षा में कुछ अतिरिक्त फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर्स इज इनसफिशियंट फॉर द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, कक्षा के प्रत्येक छात्रों की संख्या के आधार पर जो डेस्क हैं यानी बेंच हैं, कुर्सियां हैं, वे सभी कम हैं। एंड मेनी ऑफ अस, और हम में से कई लोग, टू अटेंड हैव टू अटेंड लेक्चर्स, हम सबको लेक्चर भी पढ़ना होता है। व्हाइल स्टैंडिंग, खड़े होते करके। आर शेयरिंग फर्नीचर, या एक सीट पर दो लोगों को बैठ करके। दिस हैज़ बीन कॉजिंग इनकन्वीनियंस, ये एक परेशानी का कारण बना हुआ है। एंड अफेक्टिंग आवर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग क्लासेस, और कक्षाओं के दौरान हमारे ध्यान को प्रभावित कर रहा है। वी वुड बी ग्रेटफुल, हम आभारी होंगे, इफ़ यू कुड अरेंज फॉर सम मोर डेस्क, यदि आप एंड चेयर्स, यदि आप कुछ अधिक बेंच और कुर्सियां प्रदान करा सकें। एट द अर्लीस्ट मतलब जितनी जल्दी हो सके। सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन स्टडी कंफर्टेबली विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ताकि सभी छात्र बिना किसी परेशानी के लगातार अपना क्लास आराम पूर्वक कर सकें। थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, आपके इस दयालुतापूर्ण विचार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी XXX, नाम नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, और क्लास आपको लिख देना है। डेट आप आज का ही डालेंगे, 23/2/2026। अगला प्रश्न, अब यहाँ से देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, राइट ए रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महत्व के बारे में आपको एक प्रार्थना पत्र, एक रिपोर्ट लिखनी है। इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स में क्या है, इसेंशियल फॉर ऑल बीइंग्स मतलब सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोवाइड फॉलीज एंड फ्रूट्स, ईंधन और फल प्रदान करते हैं। फूड एंड शेल्टर, भोजन और आवास देते हैं। फॉर कैटल मतलब जानवरों के लिए भी। यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य के लिए उपयोगी। कीप इन्वायरमेंट क्लीन, वातावरण को स्वच्छ रखें। प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज, पौधे लगाइए और उनकी सुरक्षा कीजिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों, तो क्या है, ट्रीज आर इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, मतलब पेड़ सभी सजीवों के लिए आवश्यक हैं। दे प्रोवाइड फोलिएज, वह ईंधन प्रदान करते हैं। फ्रूट्स, फल प्रदान करते हैं। फूड मतलब भोजन। एंड शेल्टर फॉर ह्यूमंस,
कैटल एंड विल्ड लाइफ। और मतलब वह क्या क्या देते हैं, तो वह फल देते हैं, वह ईंधन, फल, भोजन और आवास मनुष्य, जानवर और सभी जंगली जीवों के लिए देते हैं। ट्रीज प्ले ए विटल रोल इन मेंटेनिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। पेड़ पौधे एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हुए, रिलीजिंग ऑक्सीजन को छोड़ते हुए, एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन और मृदा क्षरण को रोकते हुए। दे आल्सो हेल्प रेगुलेट क्लाइमेट। वे जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। क्लाइमेट मतलब जलवायु, तो वे जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता में मदद करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज। पेड़ पौधे लगाते हुए और उनकी सुरक्षा करना, मतलब पेड़ पौधे लगाना और उनकी सुरक्षा करना इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। एंड इंश्योरिंग ए हेल्थी इकोसिस्टम, और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने में भी अत्यंत आवश्यक है। बाय कन्वर्जिंग ट्रीज वी सेफगार्ड आवर फ्यूचर। पेड़ों का सुरक्षा करते हुए, कंजर्विंग है, पेड़ों की सुरक्षा करते हुए हम अपने भविष्य को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। एंड एंजॉय देयर न्यूमरस बेनिफिट्स, और उनके अनगिनत लाभों का आनंद लेते हैं। ट्रीज आर ट्रूली ए ट्रीजर। पेड़ वास्तव में एक संपदा है फॉर आवर प्लानेट, हमारे ग्रह के लिए। एंड दियर इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, और उनके महत्व को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेट्स प्लांट एंड प्रोटेक्ट मोर ट्रीज। आओ हम अधिक पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा करें। अब देखते हैं इसके बाद में क्या कह रहा है अथवा में। तो अथवा में कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एन इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है, जिसके लिए हिंट्स कितने में, वही 80 से 100 शब्दों में। इसके लिए हम लोगों को हिंट दे रहा है। और हिंट में क्या क्या कह रहा है बच्चों, तो हिंट्स में है व्हिच डे इज़ इम्पॉर्टेंट, कौन सा दिन महत्वपूर्ण है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाट हैपेंड दैट डे, उस दिन क्या हुआ। हाउ यू एंजॉयड इट, आपने इसका आनंद कैसे लिया। तो चलिए देखते हैं आंसर में। आंसर क्या कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक वाज माई 16th बर्थडे, मेरा 16वां जन्मदिन था। इट वाज स्पेशली विशेष था बिकॉज, क्योंकि इट मार्क्ड माई ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू यंग एडल्टहुड, क्योंकि इसने मेरे बचपना से वयस्क अवस्था में लाने के लिए मुझे ये विशेष दिन था। एंड माई पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ए सरप्राइज सेलिब्रेशन, और मेरे माता पिता ने एक विशाल समारोह यानी उत्सव का व्यवस्था किया था विद ऑल माई क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे सभी घनिष्ठ मित्रों और रिश्तेदारों के साथ। दैट डे, उस दिन, आई रिसीव्ड हार्टफेल्ट विशेज, मैंने दिल को छू जाने वाली शुभकामनाओं को प्राप्त किया। थॉटफुल गिफ्ट्स, विचारपूर्ण उपहार पाए। एंड लॉट्स ऑफ लव, और बहुत मात्रा में प्रेम पाया। वी कट ए ब्यूटीफुल केक, हमने एक सुंदर केक काटा। प्लेड गेम्स, गेम खेले। एंड शेयर्ड लाफ्टर एंड मेमोरीज, और यादें और हंसी बांटे। आई फेल्ट ट्रूली वैल्यूड एंड हैप्पी, मैंने अपने आप को वास्तव में बहुत बहुमूल्य और खुश महसूस किया। रियलाइजिंग, जानते हुए, हाउ मच पीपुल केयर फॉर मी, कि मेरे लिए कितने लोग ध्यान देते हैं। इट वॉज ए डे फुल ऑफ जॉय,
ये एक प्रसन्नता से भरा हुआ, ग्रेटिट्यूड उपकार से भरा हुआ, एंड अनफॉरगेटेबल और कभी ना भूलने वाले मोमेंट्स मतलब क्षणों का दिन था। दैट आई विल ऑलवेज चेरिश, जिसे मैं हमेशा याद कर रखूँगा। तो ये तो आपका हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, और 4 का ए कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। बदल करके लिखिए, राकेश सेड टू मीरा, राकेश ने मीरा से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है तो क्या करेंगे, राकेश लिखेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे तो राकेश आस्क्ड मीरा हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ़ लगाएंगे। इफ़ अब यू की चेंजिंग मीरा से होगी तो सी हो जाएगा और हैव हो जाएगा हैड के रूप में। कंप्लीटेड ऑलरेडी वही रहेगा। हर माई योर की चेंजिंग मीरा से होगी तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर वर्क। राकेश आस्क्ड मीरा इफ़ सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इसके बाद में अगला इसमें कह रहा है यानी बी नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है पैसिव वॉइस में, व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को क्यों पीटता, वह अपने भाई को क्यों पीटता है। तो व्हाई लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा। हिज ब्रदर इधर आएगा तो हिज ब्रदर रह जाएगा और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगा बाई लगा करके। हिम, व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, उसका भाई उसके द्वारा क्यों पीटा गया। अब देखिए सी नंबर में कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, नीचे दिए गए वाक्य को पंक्चुएट करना है। माई फादर सेड टू राजू, मेरे पिता ने राजू से कहा, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज, की रविवार के दिनों में तुम्हें अपने समय को बेकार नहीं होने देना चाहिए, अर्थात व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, तो माई फादर सेड टू राजू, देखिए माई का एम कैपिटल हो गया, राजू का आर कैपिटल हो गया, कामा लगेगा, इन्वर्टेड कामा लगेगा, यू का वाई कैपिटल होगा। इसके बाद में बेटा संडेज का यस, पहले वाला यस जो है ये कम कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा करके इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। पंक्चुएशन में उचित विराम चिन्ह या कैपिटल लेटर्स का प्रयोग सही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसमें कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहा कि आज हमारे प्रधानाचार्य जी अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं यानी टुडे, आज। आवर प्रिंसिपल इज़ रिटायरिंग, ऐसा भी कह सकते थे कि आवर प्रिंसिपल इज़ रिटायरिंग टुडे। अच्छा, वह कॉलेज में 1980 से कार्य कर रहे हैं तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980। उसके बाद में क्या है, वह सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं तो ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड ऑल टीचर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, या कह सकते हैं अच्छा व्यवहार के लिए वेल बिहेवियर। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स टू होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड, मतलब उच्च सम्मान करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, आपको प्रत्येक का 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, वह कौन सा एक आशा थी जो लेंचो जिसके बारे में सोचता था। तो क्या है बच्चों, लेंचोज ओनली वन होप वाज दैट, लेंचो की केवल एक आशा थी कि गॉड वुड सेंड हिम मनी टू रिकवर फ्रॉम द क्रॉप लॉस, कि ईश्वर उसके फसलों की बर्बादी को सुधार करने के लिए उसे क्या करेगा, रुपए भेज देगा। बिकॉज, क्योंकि ही ट्रस्टेड डिवाइन हेल्प कम्प्लीटली, क्योंकि वह दैवीय मदद पर पूरी तरीके से विश्वास करता था। बिलीविंग, विश्वास करते हुए। नो वन एल्स कुड सेव हिज फैमिली, कि कोई भी उसके परिवार को नहीं बचा सकता था। फ्रॉम हंगर एंड रुइन, मतलब भूख और बर्बादी से भगवान के सिवाय कोई भी उसके परिवार को नहीं बचा सकता था। अथवा, में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट्स
दैट सिद्धार्थ सा, वह दृश्य जिसे सिद्धार्थ ने देखा उसका परिणाम क्या हुआ था। तो द साइट्स ऑफ एन ओल्ड मैन, ए सिक पर्सन, ए कॉर्प्स एंड ए मॉन्क लेफ्ट सिद्धार्था सेकंड। मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी के दृश्य ने सिद्धार्थ को हिला दिया, झकझोर दिया एंड रेस्टलेस और परेशान कर दिया। ही रियलाइज्ड लाइफ सफरिंग, उन्हें जीवन के कष्टों का ज्ञान हुआ। इम्परमानेंस मतलब अस्थायित्व का ज्ञान हुआ एंड डेथ और मृत्यु का ज्ञान हुआ। दिस डीप अवेयरनेस पुश्ड हिम टू सीक एंसर्स, इस गहरी जागरूकता ने उन्हें उत्तर ढूंढने के लिए विवश कर दिया। इवेंचुअली रिनाउंसिंग हिज रॉयल लाइफ, और दुर्घटनावश उन्होंने अपने शाही जीवन को छोड़ दिया। फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मतलब आध्यात्मिक प्रकाश की खोज के लिए। अब बी नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर में कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा धन क्या था। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीकाज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, दक्षिण अफ्रीका का सर्वोत्तम धन इसके लोग हैं। हु आर लाइक डायमंड्स, जो डायमंड के समान है, हीरो के समान है। एंड इट्स ब्यूटीफुल मिनरल रिच लैंडस्केप, और इसकी सुंदर संपदा से परिपूर्ण भूमि है। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट विद सच ए ट्रीजर, की एक ऐसी संपत्ति के साथ देयर इज नो रीज़न, कोई ऐसा कारण नहीं है, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू लिव इन पॉवर्टी फॉर ऑपरेशन, की गरीबी में दया मतलब दयापूर्वक यानी शोषण में जिया जाए, गरीबी और शोषण में जिया जाए। अथवा में क्या कह रहा है बच्चों, तो अथवा में कह रहा है कि हु रेज्ड द वॉइस, आवाज़ किसने उठाया, स्टॉप द बस, मतलब बस को रोको, स्टॉप द बस, बस रोको, एंड वाई, और क्यों, बस रोकने के लिए किसने कहा और क्यों कहा। तो वल्ली एक क्यूरियस 8 ईयर ओल्ड गर्ल, वल्ली जो एक उत्सुक 8 वर्षीय लड़की थी, रेज्ड द वॉइस मतलब उसने आवाज़ किया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, यानी बस रोको, बस रोको। अच्छा क्यों कहा, सी वांटेड टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, वो बस में बैठना चाहती थी, एट द टाउन, शहर में, एंड एक्सप्लोर इट, और इसे देखना चाहती थी। एज शी वॉज फैसिनेटेड बाय द साइट्स, क्योंकि वह उन दृश्यों से आकर्षित थी, एंड साउंड्स और ध्वनियों से, आउटसाइड बाहर की, एंड वांटेड टू एक्सपीरियंस इट हरसेल्फ इम्पेडेंटली, और वह इसे स्वयं अनुभव करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। जिसमें पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से, एनी ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा। इन हर फर्स्ट एस्से, अपने पहले निबंध में। देखिए बच्चों, ये पहले निबंध में इसने ये नहीं लिखा था, ये थोड़ा गलत हो गया है। इसमें एडल्ट के बारे में लिखा गया है, यानी कि किशोरों के बारे में लिखा गया है, जो कि गलत आंसर है। चलिए हम बता देते हैं। एनी ने अपनी पहली डायरी में लिखा था कि बात करना छात्रों का गुण है, और वह उसकी माता भी बहुत ज़्यादा बातूनी है, तो वो अपने बात करने की आदत को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती है, बस ये काम कर सकती है कि वह उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर सकती है। इसी बातों को उसने अध्यापक के सामने रखते हुए बताया था कि कितना ज़्यादा आवश्यक होता है छात्रों के लिए बातचीत करना। तो चलिए ये तो हो गया, चूँकि ये मिसप्रिंट हो गया था, टाइपिंग इसकी गलत हो गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं, डिस्क्राइब द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, उन दृश्यों का वर्णन कीजिए जिसने बुद्ध को हिला दिया, झकझोर दिया। तो द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, वो दृश्य जो बुद्ध को हिला दिए थे, वेयर द 4 साइट्स, 4 दृश्य थे। कौन कौन से, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, बेंट एंड फ्रेल, जो बहुत ही झुका हुआ और कमज़ोर था, शोइंग द पेन ऑफ एजिंग, जो बढ़ती उम्र के दर्द को दिखा रहा था, ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति था, सफरिंग एंड हेल्पलेस, मतलब पीड़ित और असहाय था,
एक कार्प्स एक लाश को देखा, रिवेलिंग ये प्रकट करते हुए डेथ सर्टेनिटी की मतलब जो मृत्यु की निश्चितता को प्रकट करते हुए उन्होंने देखा। एंड ये मॉन्क और एक सन्यासी को देखा, काम एंड सीकिंग ट्रुथ जो शांत और सत्य की खोज कर रहा था। दीज साइट्स ये दृश्य सैटर्ड हिज शेल्टर्ड वर्ल्ड उनके आवासपूर्ण यानी कि घर के गृहस्थ जीवन को पूरी तरीके से गृहस्थ संसार को हिला दिया। मेकिंग हिम रियलाइज उन्हें ये ज्ञात कराते हुए दैट सफरिंग इलनेस एजिंग एंड डेथ आर अनएवॉइडेबल कि पीड़ा बीमारी उम्र और मृत्यु ये बचे नहीं जा सकते इनसे। एंड इंस्पायर्ड हिम टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट और उन्हें प्रकाश की खोज के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या किया, प्रेरित कर दिया। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब एक चिड़ियाघर के बाघ और अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच में क्या अंतर है। तो भैया इन द जू मतलब चिड़ियाघर में ए टाइगर लिव्स इन स्मॉल कन्फाइंड स्पेस। एक बाघ एक छोटे से प्रतिबंधित क्षेत्र में रहता है, जगह में रहता है, विद लिमिटेड फ्रीडम कुछ सीमित स्वतंत्रता के साथ, रिलेइंग ऑन ह्यूमंस फॉर फूड एंड केयर जो भोजन और देखभाल के लिए मनुष्यों पर निर्भर होता है। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट अपने प्राकृतिक आवास में इट रोम्स फ्रीली ये स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है, हंट्स फॉर प्रे शिकार के लिए शिकार करता है, एंड एक्सिबिट्स विल्ड इंस्टिंक्ट्स और जंगली गुणों का स्वामी होता है, मेंटेनिंग इट्स ट्रू नेचर एंड स्ट्रेंथ अपने सच्ची प्रकृति यानी आदत और क्षमता को बनाए रखते हुए। अथवा क्या करना है बच्चों, तो अथवा कह रहे हैं राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस में दिए हुए वर्णन किए हुए किसी भी 4 लाइनों को लिखिए, लेकिन यहाँ पर एक शर्त दे रखा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियाँ हैं उनको नकल नहीं करना है। अब इसमें चलिए अगला कह रहा है 8वां क्वेश्चन आप लोगों का कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी भी एक कविता का आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में। कौन सा है, अमांडा है, द बाल पोएम है और फॉर एन ए ग्रेगरी है। तो चलिए हम लोग अमांडा की सेंट्रल आइडिया को देख लेते हैं। द पोएम हाईलाइट्स ए यंग गर्ल्स डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इमेजिनेशन। ये कविता एक छोटी सी लड़की की इच्छा और स्वतंत्रता की इच्छा और कल्पना के लिए गुणों को प्रकट करता है। कॉन्स्टेंटली स्टिफल्ड बाई हर पेरेंट्स नेगिंग इंस्ट्रक्शंस जो अपने माता पिता के बार बार टोका टाकी करने के गुणों से बहुत अधिक प्रभावित थी। इट शोज ये दर्शाता है कि हाउ ओवर कंट्रोल कैन क्रश क्रिएटिविटी कि किस प्रकार से बहुत ज़्यादा नियंत्रण रचनात्मकता को समाप्त कर देता है, कुचल देता है। लीविंग अमांडा येर्निंग फॉर एन एस्केप जो अमांडा को भाग जाने के लिए विवश करता है, इनटू ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन अपने एक खुद के संसार में भागने की बात करता है। और सेंट्रल आइडिया बाल पोएम का भी देख लेते हैं, कोई एक करना है लेकिन देख लीजिए। द बाल पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ ये यंग बॉय लर्न्स कि ये बाल पोएम कविता ये प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से एक छोटा सा लड़का सीखता है अबाउट लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हानि और जिम्मेदारियों के बारे में। व्हेन ही लॉसेज हिज बाल जब वो अपना गेंद खो देता है। इट शोज दैट पोजेशंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ये दर्शाता है कि जो अधिकार हैं वो कभी बदले नहीं जा सकते हैं। एंड थ्रू सच एक्सपीरियंस और एक ऐसे अनुभव से वन अंडरस्टैंड्स द हार्श रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप कोई भी एक जो है वो अपने बढ़ने की वास्तविकता को समझ सकता है। एंड एक्सेप्टिंग चेंज और परिवर्तन को स्वीकार करता है। सेंट्रल आइडिया फॉर एन ए ग्रेगरी का भी देख लीजिए। द पोएम शोज ये कविता दर्शाता है दैट ट्रू लव इज रेयर
कि सच्ची सुंदरता वो सच्ची प्यार बहुत दुर्लभ है। एज मोस्ट पीपुल लव फॉर आउटवर्ड्स ब्यूटी, क्योंकि अधिकांश लोग बाहरी सुंदरता से प्रेम करते हैं, नॉट इनर सेल्फ, आंतरिक से नहीं। ओनली गॉड लव्स अनकंडीशनली, केवल भगवान ही बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। बियॉन्ड अपीयरेंस, मतलब प्रदर्शन आपका यानी शारीरिक बनावट चाहे जैसा भी हो, ईश्वर आपसे प्रेम करता है। इट रिमाइंड्स अस द एक्सटर्नल ब्यूटी फेड्स, ये हमें याद दिलाता है कि जो बाह्य सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। बट जिन्यून लव सीज डीपर, लेकिन जो वास्तविक प्रेम है वो गहराइयाँ ढूंढता है। वैल्यूइंग वंस ट्रू नेचर, किसी के भी एक व्यक्ति के सच्चे गुणों को प्रदर्शित करती हुई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आप 30 से 40 शब्दों में प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है बच्चों? तो पहला प्रश्न है व्हाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? मिसेज पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी, श्रीमती पंफ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थी बिकॉज, क्योंकि ही इज बिकम लेजी, वह आलसी हो गया था, ओवरवेट अधिक भार हो गया था, एंड अनवेल फ्रॉम ओवर ईटिंग और अधिक खाने के कारण वह बीमार हो गया था, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज और व्यायाम कम करता था। सी इज़ इमोशनली अटैच्ड, वो बहुत ही भावनाओं से जुड़ी हुई थी, एंड फेयर्स फॉर हिज हेल्थ, और उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी, डरती थी। सो सी पैम्पर हिम विद रिच फूड एंड ट्रीट्स, इसलिए वह उसे संपन्न भोजन यानी पोषित भोजन और व्यवहार देती थी। मेकिंग थिंग्स वर्स, जो उसके लिए बुरा होता जा रहा था। बी नंबर में कह रहा है बच्चों कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लॉयजल्स हस्बैंड, लॉयजल के पति किस प्रकार के व्यक्ति हैं? तो लॉयजल्स हस्बैंड मतलब लॉयजल के पति मिस्टर लॉयजल इज ये हम्बल, एक विनम्र, हार्ड वर्किंग क्लर्क और कठिन परिश्रम करने वाले क्लर्क हैं। ही इज़ केयरिंग, वो ध्यान देने वाले हैं। सपोर्टिव मतलब कि सपोर्टिव अर्थात सहयोगात्मक, एंड कंटेंट और संतुष्ट विद दियर मॉडेस्ट लाइफ, अपने सभ्य जीवन से वो इस चीज़ें हैं उनके अंदर। अनलाइक मटिल्डा, मटिल्डा से बिल्कुल विपरीत हैं। हु ड्रीम्स ऑफ लग्जरी, जो सुख वैभव का स्वप्न देखती है। ही ट्राइज टू प्लीज हर, वो उसे खुश रखने का प्रयास करते हैं। शोइंग पेशेंस एंड लव, धैर्य और प्रेम दिखाते हुए। इवन व्हेन हर डिजायर्स क्रिएट स्ट्रगल्स फॉर देम, जबकि उसकी यानी फिर भी उसकी जो इच्छाएं हैं वो उनके लिए समस्याएं बना देती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक का आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न है व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, अनिल ने उस चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा? तो अनिल डजेंट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, अनिल उस चोर को पुलिस को नहीं देता है बिकॉज, क्योंकि ही सीज, वह समझता है द बॉयज रिमोर्स एंड डिज़ायर टू चेंज, उस लड़के को बदलने के गुणों के बारे में समझता है। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हिम, उसे सजा देने के बजाय अनिल चूजेस कंपैशन, अनिल दया चुनता है। गिविंग हिम ये चांस टू अर्न ट्रस्ट एंड रिबिल्ड हिज लाइफ, उसे एक बार पुनः भरोसा कमाने और अपना जीवन सुधारने का अवसर देते हुए। दिस काइंडनेस, यह दयालुता, बिकम्स द टर्निंग पॉइंट, एक अहम मोड़ बन जाती है। इंस्पायरिंग द थीफ टू लीव हिज ओल्ड वेज, उस चोर को अपने पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए, बिहाइंड एंड वॉक टुवर्ड्स ऑनेस्टी, और पीछे छोड़ने के लिए और इसके आगे ईमानदारी पूर्वक पढ़ने के लिए। अब बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द काज ऑफ माटिल्डाज रुइन, माटिल्डा की बर्बादी का कारण क्या था? हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वह इससे कैसे बच सकती थी? तो देखते हैं भैया, माटिल्डाज रुइन केम फ्रॉम हर ऑब्सेशन विद अपीयरेंसेस, माटिल्डा की
जो बर्बादी आई वो उसके अत्यधिक दिखावे के कारण आई। एंड बोरोड लग्जरी, और उसने सुख के लिए कर्ज ले लिया। सी लॉस्ट ए नेकलेस, उसने एक हार को खो दिया। एंड इंस्टीड ऑफ कन्फेसिंग, और इसे स्वीकार करने के बजाय सी एंड हर हस्बैंड रिप्लेस इट, वह और उसके पति ने इसे बदल दिया विद ए कॉस्टली वन, एक बहुत महंगे हार से। स्पेंडिंग 10 ईयर्स इन पोवर्टी टू रीपे, जिसे चुकाने के लिए उन्हें गरीबी में 10 वर्ष बिताने पड़े, द डेब्ट, उस कर्ज को चुकाने के लिए। शी कुड हैव एवॉइडेड इट बाई बीइंग ऑनेस्ट, वह ईमानदार होकर के इससे बच सकती थी। वैल्यूइंग ट्रुथ ओवर प्राइड, गर्व से ऊपर सत्य को रख करके। एंड एक्सेप्टिंग हर मॉडेस्ट लाइफ, और अपने उस सभ्य जीवन को स्वीकार करके। विदाउट चेजिंग फॉल्स स्टेटस, झूठी दिखावे को पीछा करना छोड़ करके। तो बच्चों, ये आज का आप लोगों का अंतिम प्रहार था, और आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और यकीन मानिए जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है आपके लिए। तो एक बार अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत मेहनत पड़ती है, आप लोग जान सकते हैं कि 3:30 बजे रात से क्लास चलाना पढ़ाना, कितना इसके लिए हमें जागना होता है, टाइप करना होता है। इसे अभी आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। अगर नहीं शेयर किए हैं तो वह भी थोड़ा सा फास्ट रिवीजन में ही, चाहे स्पीड दोगुनी करके ही देख लेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और हाँ, जब पेपर देकर आइए तो भी बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।